देखो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बोल रहा है कि हमें ना, देखो इसमें क्या करना होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहली बात, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करना, है ना। जैसे आप मान लो कि आपको चाय पीने का मन है, लेकिन घर में सामान नहीं है, तो चाय की जगह आप क्या पी सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे? कॉफ़ी पी सकते हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, कि एक की जगह हम क्या करेंगे, दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। अब करते कैसे क्वेश्चन, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 14 है, और एक्स माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, या तो आप पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो या सेकेंड का इस्तेमाल कर लो। उस समय एक्स और वाई की से मान लो कि मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला यार एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 14। ये प्लस का वाई वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस वाई। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू बनी वो क्या बनी मेरी? 14 माइनस वाई बनी, है ना। अब जो ये वैल्यू आई ना, उसको आप दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, जिसे निकाल रहे हैं उसमें नहीं। ठीक है, हम वैल्यू इसे निकालते हैं और डालते हैं किसी दूसरी वाली इक्वेशन पर है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको याद रखना है कि जिससे आप वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, आप उस पर मत डाल देना। जैसे इसकी वैल्यू मैं इस पर नहीं डालूंगा कभी। ठीक है, हर समय जिससे निकाल रहे हैं डालने किस पे? दूसरी इक्वेशन पर। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? एक्स माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है। एक्स की वैल्यू कितनी थी मैंने? 14 माइनस वाई, मतलब इसकी जगह पर हम 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से माइनस का वाई है बराबर 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस का वाई, और माइनस का वाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4। आपको पता ही है कि हर समय अल्फ़ाबेट किस में चाहिए होता है? प्लस में चाहिए होता है। इस 2y को अगर मैं यहाँ ले लूँगा माइनस के, तो ये बन जाएगा प्लस का, और इस 4 को यहाँ ले जाऊँगा तो माइनस का। तो 14, अब देखो प्लस का 4 यहाँ गया, माइनस 4, माइनस 2y वहाँ गया, प्लस 2y। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10, और y बराबर कितना होगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, y आ गया, तो अब x भी निकालना पड़ेगा अपने को, और हमको पता है कि x की वैल्यू क्या है? x बराबर है 14 माइनस वाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, मतलब y की वैल्यू आई 5, x कितना आया? 9। अब देखो इक्वेशन में अगर मैं पुट करता तो क्या आंसर सही आता? तो 9 प्लस 5 14 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है, मतलब मेरे x और y क्या है? बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हैं ना, कभी उस पर मत डालना समय दूसरे वाली इक्वेशन पर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात, s माइनस टी बराबर 3 है, s/3 प्लस t/2 बराबर क्या है? 6। और देखो ये ना गलत लिखा हुआ है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी मेरी इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किस में होती है? फ्रैक्शन में कभी नहीं होती है। इसे मैं ठीक करूँगा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसको भाई? क्या करेंगे हम लोग, हमें दे रखा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। हमें ना कभी भी याद रखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये बन जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। अब क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2s प्लस 3t बराबर कितना होगा? 6 6 ज़ा कितना होता है? 36। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मेरे पास पहली इक्वेशन तो ये वाली है, और दूसरी इक्वेशन ये वाली है। हर समय ना वैल्यू उससे निकाला करो जो इक्वेशन छोटी होती है। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, आपको थोड़ी सी आसान सी इक्वेशन कौन सी लग रही है इन दोनों में से? ये वाली लग रही है। मैं इससे निकालूंगा वैल्यू और डालूंगा किसमें? इस पर। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो इससे निकालिए आप। s माइनस टी बराबर 3 है, s बराबर कितना होगा? 3, माइनस का टी वहाँ गया तो क्या बना? प्लस का टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को किस में डालूंगा? क्या इसमें डालूंगा? नहीं, क्योंकि इससे तो निकाली है मैंने, डालना मुझे इस पर पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 36 है। तो देखो आप,
टू एस की वैल्यू क्या है 3+t है। जब दो टर्म्स होते हैं तो ब्रैकेट लिखना चाहिए हमें। प्लस 3t बराबर कितना होगा 36। अब देखो साइन किसका है प्लस का, तो दोनों साइन क्या रहेंगे सेम। 2 3 से कितना होता है 6 प्लस 2 × t 2t प्लस आगे क्या है 3t बराबर 36। तो ये बन जाएगा 6 + 5t बराबर 36। अब देखो अल्फ़ाबेट प्लस का है, इसको यहीं रहने देना। 5t बराबर होगा 36 - 6, 5t बराबर 30 और t बराबर होगा 30/5। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। t आ गया 6 हमारा। तो देखो इसमें s और t तो निकालना था हमें, t तो निकल गया मेरा। अब s कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ देखो मुझे पता है s बराबर क्या है 3+t। s बराबर है 3+t। तो s बराबर कितना होगा 3+t की वैल्यू 6 है, s होगा 9। s 9 आएगा और t कितना आएगा आपका 6 आएगा। देखो अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। पहली इक्वेशन हमें ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, ठीक है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। तो आप क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके किस में डालते हैं हम लोग दूसरे में डाल देते हैं। अब दिमाग लगाओ दोनों में छोटी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है ना। तो आपको क्या करना है छोटी इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके डालनी किस पे दूसरी वाली इक्वेशन पे। अब यहाँ देखो 3x - y = 3 है, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना तो फ्रैक्शन में आएगी कुछ। जैसे देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता तो क्या होता -y वहाँ जाता, तो ये बनता 3+y और 3 नीचे आता /3, है ना। अब फ्रैक्शन का ज़्यादा झंझट करना नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर भी सकते हो, मैं कर लेता हूँ यार। 3x बराबर क्या होगा 3+y -y वहाँ जाएगा +y। x बराबर 3+y अपॉन क्या बन जाएगा ये 3। देखो इसमें होता क्या है ना, जब अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेगा ना 3 वाला तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या कर सकते थे हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते थे। इस -y को यहाँ ले जा लो, इस +3 को यहाँ ले जा लो। 3x - 3 बराबर क्या हो जाता y, और डाल दो y की जगह इसकी वैल्यू, है ना। चलो मर्जी आपकी, आप कैसे ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ। अब देखो मैंने निकाली इससे थी वैल्यू, डालूंगा किस पे इस पे। मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 9x - 3y बराबर 9 है ना। 9 अब देखो x की वैल्यू तो ये है ना हमारी 3+y/3 -3y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब ये कट सकता है 3 × 1 = 3 3 = अब देखो इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 कितना होता है 9 + 3 × y 3y - 3y बराबर क्या आ गया 9। कट गया नहीं है 9 बराबर 9। जब ऐसा आता है ना तो वेरिएबल रहते ही नहीं है, तो याद रखना इसका आंसर क्या है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि आप वाई में कुछ भी अगर मैं वाई में डालता हूँ कुछ भी डालूंगा 1 डालता है यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 3 - 3 तभी कट जाते दोनों। 2 डालता तब भी कट जाते हैं, मतलब इसमें एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं। ऐसे जब आंसर आते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं बच जाते तो उसका आंसर उसमें याद रखना क्या होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो अब हम पार्ट 4 पर आते हैं, ठीक है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या होता है इसमें ना बच्चे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि देखो सारे पॉइंट्स पर हैं, पॉइंट्स थोड़ा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता ही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट्स ऊपर के भी हटाऊंगा और नीचे के भी हटाऊंगा। कैसे हटाएंगे, मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा 2x + 3y = 13। ये बनेगा हमारा 4x + 5y = 23। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई मेरी सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूँगा या तो इससे निकालूंगा एक्स की वैल्यू या इससे निकालूंगा। तो छोटी इक्वेशन कौन सी लग रही है मुझे ये वाली, मैं इससे निकालता हूँ एक्स की वैल्यू। अगर 2x + 3y = 13 है तो 2x बराबर कितना होगा 13 - 3y और x बराबर 13 - 3y/2, सही है। इससे निकाली इस पर डाल दूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट से निकाली थी डालूंगा सेकेंड पर। तो अगर 4x + 5y = 23 है तो 4 × अब x की वैल्यू क्या है ये है 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर कितना है 23। 2 × 1 = 2 2 = 2 13 कितना होता है 26 - 6y
प्लस 5y बराबर कितना होगा 23, ठीक है। अब ये लाइक टर्म है, देखो ये हो जाएगा 26, ठीक है। माइनस का 6y और प्लस का 5y क्या होता है, माइनस का 1y बराबर 23, तो मेरा आया 26 माइनस 1y बराबर 23। आपको एक चीज़ हर समय याद रखनी कि अल्फ़ाबेट प्लस में आना चाहिए, इसको यहाँ ले जा लो, इसको यहाँ पर, माइनस का y बन जाएगा प्लस का y, और ये हो गया 26 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 3। तो y कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब x निकालना है मेरे को, तो देखो मुझे पता है कि x बराबर क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, x बराबर 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 और y कितना आ गया इसमें 3, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है और ये क्या दे रखी है सेकंड, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब क्या होता है इस क्वेश्चन को देख के ना बच्चों को डर लगता है, बोलते हैं यार रूट वाले हैं थोड़े डिफिकल्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको आना चाहिए, तरीका आना चाहिए करने का। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे निकालता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालता हूँ, डालता हूँ इसमें सेकंड पर, ध्यान से देखना आप। तो √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0 है ना। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √3y आ जाएगा, तो माइनस का √3 और ये y, x की वैल्यू क्या होगी माइनस का √3y अपॉन √2, ठीक है। तो मैंने क्या करा इस इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू और डालूंगा किस पे सेकंड वाले पे, मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो इक्वेशन सेकंड है क्या, √3x माइनस √8y बराबर 0 है, √3 इंटू, अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है माइनस √3y अपॉन √2, माइनस √8y बराबर कितना होगा 0 होगा, है ना। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, y अपॉन √2 माइनस, अब आप एक चीज़ याद रखना, जैसे √8 है ना, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, √8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, तो जो चीज़ दो बार लिखी उसे बार में एक बार लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2√2, लिख देता हूँ ना मैं 2√2y बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लूँगा मैं, तो एलसीएम क्या आएगा √2 आएगा, यहाँ तो √2 पहले से था, यहाँ मल्टी से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस, अब ये √2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो देखो अगर मैं 2√2 को मल्टीप्लाई करूँगा √2 से, तो देखो पहले बाहर के मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा कितना होता है 2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 4 हो जाएगा इसका, माइनस 4y बराबर 0। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा, देखो ऊपर बनेगा -7y, है ना, -3y माइनस 4y कितना होता है -7y बराबर 0 इंटू √2, तो 0 ही रहेगा, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है आपका आंसर। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 अपॉन -7 दैट इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब आपको x निकालना है, तो मुझे पता है x बराबर क्या है माइनस का √3y अपॉन √2 है, तो x बराबर माइनस √3 इंटू वाई कितना है मेरा 0 अपॉन √2, एक्स बराबर इसको ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन √2 कितना होता है 0, तो x भी 0 आ गया और y भी कितना है इसमें 0। देखो हम इसके 6 पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमें फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है। अब आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती है ना, तो आपसे क्या करेंगे ठीक करेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए इसमें लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 9x माइनस 10y हो जाएगा ये, और 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 12। वैसे आप इसको भी ठीक करेंगे, यहाँ पर देखो एलसीएम आएगा हमारा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y। अब 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 अपॉन 6 है ना, ये 6 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, 6 से 6 कटा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये क्या हो गई सेकेंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है।
अब देख के बताओ छोटी इक्वेशन कौन सी लग रही है, ये वाली लग रही है। तो मैं इससे वैल्यू निकालूंगा और डालूंगा किस पे, इस पे, है ना। तो देखो 2x + 3y = 13 है। 2x क्या हो जाएगा 13 - 3y, और x बराबर 13 - 3y अपॉन 2, ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू किस में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। मैं लिखूंगा अभी यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 9x - 10y बराबर क्या था, -12 था ना हमारा। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा। 9 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है 13 - 3y अपॉन 2, -10y बराबर क्या बनेगा -12। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो 2 और 9 तो कटते नहीं है ना। तो मैं ये करता हूँ, मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों से, ये हो जाएगा 117, ठीक है, -27y अपॉन 2, -10y बराबर क्या होगा -12। अब देखो अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा मेरा 2, तो 2 × 1 = 2, 1 × 2 = ये हो जाएगा 117 -27y -20y बराबर -12। अब देखो क्या होगा, ये 117 माइनस का 27y और माइनस का 20y कितना होता है -47y बराबर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -24, ठीक है। मैंने आपको हर समय समझाया कि अल्फ़ाबेट प्लस में आना चाहिए। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट को यहाँ ले जाने का है और नंबर को यहाँ ले जाने का है। तो माइनस का 47y वहाँ आएगा तो क्या बनेगा प्लस का 47y, 117 पे -24 यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 24, ये हो जाएगा 141 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 141/47, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब y आ गया तो x में पता था x किसके बराबर था 13 - 3y अपॉन 2 के। तो x बराबर 13 - 3 इंटू वाई कितना आया था 3/2, 13 - 9/2, 4/2 कितना होता है 2 होता है। तो हमारा इसमें y 3 आ गया और x कितना आ गया 2 आ गया। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है तो आपको ढंग से आना चाहिए वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है सॉल्व दिस एंड दिस, हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको पता है कि अगर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारी दो वैल्यू निकलती है, एक एक्स की निकलती है और एक वाई की। और बोल रहा है उसके बाद हमें क्या करना है एम की वैल्यू निकालनी है। अब दिमाग लगाओ एम क्या है, देखो अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं वाई एक्स और एम है हमारे। एम की वैल्यू तभी निकल सकती है जब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तभी तो अकेला एम रह जाएगा निकालने के लिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकालूंगा, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और मेरा एम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। मेरे को दे रखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये क्या है सेकंड है। छोटी इक्वेशन कौन सी है आपके लिए, ये वाली लग रही है। तो मैं इससे निकालता हूँ वैल्यू और डालता हूँ इस पे दूसरे वाले पर। तो अगर 2x + 3y = 11 है तो 2x बराबर क्या होगा 11 - 3y, प्लस 3y वहाँ जाएगा, x बराबर 11 - 3y अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने वैल्यू निकाली है x की वो किस में डालूंगा मैं, तो वो निकाली मैंने इससे थी, डालूंगा मैं इस पे। तो मुझे पता है कि 2x - 4y = -24 है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11 - 3y अपॉन 2, -4y बराबर कितना है -24। तो वो 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। तो 11 इसे सॉल्व करेंगे आप तो -7y = -24, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अल्फ़ाबेट किस में होना चाहिए समय प्लस में। इसको आप ले जा लो यहाँ पर, इसको ले जा लो यहाँ पर, तो -7y में जाके हो जाएगा +7y, और यहाँ पर 11 था -24 वहाँ जाके हो जाएगा +24। देखो ये कितना हो जाएगा 11 + 24 होता है 35 बराबर 7y। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। y आ गया आपका। अब मैं x निकालता हूँ। मुझे पता है x बराबर है 11 - 3y अपॉन 2 है। तो x बराबर 11 - 3 इंटू 5/2, x बराबर 11 - 15 अपॉन 2, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा -4/2 कितना होता है -2, तो x -2 आ गया और y कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इनकी वैल्यू डालूंगा।
इसे पीछे सॉल्व करता हूँ मैं। देखो x मेरा -2 आया था, y कितना है 5। तो मैं क्या करूँगा, डालूंगा x और y की डालूंगा, m निकल जाएगा मेरा। y कितना है 5 बराबर m इंटू एक्स है -2 प्लस का 3, ये हो जाएगा। देखो प्लस माइनस होता है -2m प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको अल्फ़ाबेट प्लस में चाहिए क्योंकि मुझे m की वैल्यू निकालनी है -m की नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ ले जा लेता हूँ और इसको यहाँ पर। तो 2m हो जाएगा ना, माइनस का 2m आ जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा। 3 है, प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5। तो 2m बराबर -2, m बराबर -2/2, m बराबर क्या होगा माइनस का 1। तो आपका आ गया m। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ढंग से कर लेना आप। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है, ध्यान से करना है आपको। लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब क्या बोल रहा है, आपको ना लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको मतलब आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और कौन से मेथड से निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। अब कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर को माइनस करें कितना आता है, 26 आता है। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर होगा वो दूसरा क्या है, 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर दूसरे से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स भी, दो नंबर्स को मान लेते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। और मैंने माना कि एक्स क्या है, बड़ा है वाई से, ये मैंने अज्यूम करा। अब देखो इसमें ना लॉजिक है क्वेश्चन में भी कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी इसमें आता है प्लस में। से मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर दो नंबर है, एक है मान लो 20 और एक है 15। अगर मैं 20 माइनस 15 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, +5। और अगर मैं 15 माइनस 20 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, -5, है ना। तो जब बड़े को छोटे से करते तो आंसर प्लस में आता है, और जब छोटे को बड़े से करते हैं माइनस, तो क्या इसमें आता है, माइनस में आता है। तो इसने क्या बोला था कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, +26 है। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है जिसको मैंने एक्स माना, उससे जो अगर माइनस करूँगा छोटे नंबर से तभी तो 26 आएगा प्लस का, है ना। एंड बोल रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब दिमाग लगाओ, जो बड़ा नंबर होगा वही तो 3 टाइम्स होगा छोटे नंबर का, है ना। उसने क्या बोला, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर मतलब जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना होगा छोटे नंबर का। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से हम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई, सेकंड हो गई। कुछ नहीं करना है इसमें, तो लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। एक्स बराबर 3y, यहाँ डाल दो 3y। तो अगर x माइनस वाई बराबर 26 है तो x की वैल्यू क्या थी, 3y। एक्स बराबर 3y था, माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर कितना हो जाएगा 13। आ गया y 13। तो हमें एक्स भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों नंबर्स निकालने थे। अब दिमाग लगाओ, x बराबर क्या है 3y, तो x बराबर 3 इंटू 13, एक्स कितना हो गया मेरा 39। जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो कितने हैं, 39 एंड 13। देखो दोनों का डिफरेंस भी कितना होता है, 26 होता है। 39 माइनस 26 होता है। और ये नंबर बड़ा नंबर 3 गुना है इसका, 3 टाइम्स है ना, 13 3 से कितना होता है 39। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। देखो हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिखा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। पहली बात, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे दोनों क्या होंगे, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये, दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनको प्लस करिए कितना आ रहा है 180 आ रहा है। और याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा भी कर देता है, कभी कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स है सप्लीमेंट्री, एक बड़ा और एक क्या है छोटा है, ठीक है। तो बोल रहा है जो बड़ा वाला है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला है, ठीक है। से मान लो कि ऐसा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा एंगल है ना और जो छोटा एंगल है, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री का। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है, मतलब ज़्यादा है छोटे एंगल से, कितना 18 डिग्री, ठीक है ना। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फाइंड देम।
अब बच्चों को वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट सिर्फ एक दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट उनको पता तो होती ही नहीं है, तो इसमें आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन आपके लिए आसान है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है। अब यहाँ देखो, पहली बात, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और मैंने बोला एक्स क्या है, बड़ा है, वाई से मानते हैं, ठीक है। उसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला है ना, एक्सीड द स्मॉलर, वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। इसका मतलब बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। सही है। अब बच्चे बोलते हैं कि इसमें तो एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, दूसरी दे नहीं रखी है, लेकिन दूसरी भी दे रखी है। जिसको इसका नॉलेज होगा वही कर पाएगा इसको। आपको पता है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा एक्स वाई। अब देखो, इससे निकालूंगा वैल्यू, इसमें डालूंगा क्योंकि छोटी क्वेश्चन नहीं मिल रहे। एक्स माइनस वाई बराबर 18 है, तो एक्स बराबर क्या होगा, 18 प्लस वाई। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे पता है भाई एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस वाई बराबर 180, तो 18 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180। 2y बराबर होगा 180 में से 18 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 162, और y बराबर कितना हो जाएगा, 162 अपॉन 2, 81 डिग्री। तो एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 81। अब x निकालना है हमें, मुझे पता है x बराबर क्या है, 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस 81, x होगा 99 डिग्री। ये x आ गया और ये y, तो बड़ा एंगल 99 है, छोटा क्या है, 81। अब मैं चेक करता हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं है। उसने बोला था दोनों का डिफरेंस कितना, 18, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 180 आना चाहिए, प्लस करिए 180 आएगा इसको। तो मतलब आपके आंसर क्या है, सही है। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। देखो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। लिखा गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 1300। बोल रहा है कि मान लो कि क्रिकेट टीम का कोच है राहुल द्रविड़, वो गया और उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, साथ में मिले कितने रुपये दिए उसने, 3800 रुपये दिए। बाद में वो दोबारा गया, ठीक है, अगले दिन गया, उसने फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदी, कितने रुपये की, 1750 रुपये की खरीदी। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर समय याद रखना है आपको, क्वेश्चन हर समय लास्ट से उठता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की जो कीमत है ना, एक्स रुपये, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल की जो कीमत है वो कितने रुपये, वाई रुपये, ठीक है। अब तो पहले वाले बात है, 7 बैट खरीदे ना उसने, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी थी साथ में। तो अगर एक बैट एक्स रुपये का तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x। अगर एक बॉल वाई रुपये की, 6 बॉल कितने की होगी, 6y। और दोनों के मिला के उसने कितने रुपये दिए, 3800 रुपये दिए, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट केस देखो, 3 बैट खरीदे उसने, अगर एक बैट एक्स रुपये का, 3 बैट 3x के। अगर एक बॉल वाई रुपये की है तो 5 बॉल 5y की, बराबर कितना है, 1750। बन गई इक्वेशन हमारी। अब तो वैसे सॉल्व करने से हम करते हैं। अब देखो अगर मैं दोनों की बात करूँ तो छोटी इक्वेशन मुझे याली दिख रही है ना, छोटा नंबर दिख रहा है ना इसमें, इससे निकालता हूँ वैल्यू, इस पर डाल देता हूँ। तो यहाँ देखो 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, प्लस का 5y वहाँ जाएगा माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है। ये मेरी बन गई, ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इससे डालूंगा मैं इस पे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखो डालते हैं इसकी वैल्यू, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर कितना है, 1300, ठीक है। अब देखो ये तो कटेगा है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो इसको। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35, 7 7 से 49, 52, ये आएगा 12250 माइनस 7 5 से कितना होता है, 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर कितना होगा, 3800। अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे, है ना। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 3,
ये होगा 12250 माइनस 35y। देखो 3 1 सा 3 होता है ना, और 1 3 सा 3 होता है, प्लस का 18y। ठीक है, ऐसी तो होगा। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो हमें एलसीएम का मतलब होता है नीचे का नंबर 3 लेकर के आना है। तो 3 1 सा 3, नीचे 1 तो ऊपर ही 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 सा 3, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 12250 माइनस का 35y और प्लस का 18y, ये आएगा आपका माइनस का 17y बराबर 3800 इंटू 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12250 माइनस 17y बराबर कितना हो जाएगा, ये 11400। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया कि अल्फ़ाबेट प्लस में होना चाहिए समय, इसको ले जा लो यहाँ पर, इसको ले जा लो वहाँ पर। तो माइनस 17y बन जाएगा प्लस 17y, और 12250 में से 11400 माइनस कर दो। 12250 में से 11400 माइनस कर दो, 850 आएगा आपका। 850 बराबर 17y, y बराबर 850 अपॉन 17, y आएगा 50। ठीक है, y आ गया। अब निकालना है मुझे x। तो देखो x बराबर क्या था मेरा, x बराबर था 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 बराबर अपॉन 3, एक्स बराबर 1750 माइनस 250 अपॉन 3, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1500 अपॉन 3, मतलब 500। मतलब बैट की कीमत कितनी थी, 500 रुपये, और बॉल कितने की थी, 50 रुपये की। देखो हम इसके फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ढंग से करने वाला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे आप मान लो कि आपने कभी ओला उबर करी होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ओला बुक करी, ठीक है, वो घर पर आई और मैंने क्या करा, उसे कैंसिल कर दिया घर पे। तो क्या होता है, मुझे कुछ चार्ज देना पड़ता है ना। उसके आने का भी चार्ज देना पड़ेगा मेरे को, मेरे घर तक वो पहुंची है, फिर मैंने उसे कैंसिल करा, तो गलती तो मेरी है ना, तो मैंने घर तक बुलाया उसे, तो वो कुछ पैसा लेते। जैसे मान लो मुझे 100 रुपये लिए उन्होंने। ठीक है, मैंने कैंसिल करी, वो क्या बोलते हैं, राइड मैंने कैंसिल करी, तो उन्होंने मेरे से 100 रुपये लिए। तो ये 100 रुपये है क्या, ये 100 रुपये है फिक्स चार्ज, वो चार्ज हमको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि मैंने ना मैं देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना आपको ओला उबर के बारे में समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मैंने ओला करी, ठीक है, ओला मेरे घर पर आई और मैंने घर पे क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और मैंने उसको देने पड़े मुझे 100 रुपये। तो ये 100 रुपये देने पड़ रहे हैं ना। देखो मैं तो कहीं घर घर से गया नहीं बाहर, है ना, उस गाड़ी में तो मैं कहीं भी नहीं गया, लेकिन जो वो 100 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसे वो कैंसिलेशन फ़ीस कहते हैं, जो कि फ़िक्स चार्ज है। वो चार्ज जो हमको देना ही देना पड़ेगा बुक करने के बाद। ठीक है, और मान लो कि अगले दिन मैंने दोबारा बुलाई ऊबर, मैंने उसको यहाँ से लेकर के मैं कहीं गया। ठीक है, मान लो घंटा घर गया मैं अपने घर से, मैंने उसे 200 रुपये दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये तो फिक्स चार्ज था, और 100 रुपये के लिए उसने, मतलब पूरे जो किलोमीटर जितना डिस्टेंस वो मुझे ले गया, उसके कितने रुपये लिए उसने, एक्स्ट्रा 100 रुपये लिए। ठीक है, ऐसे ही चलता है हमारा ओला उबर का बिजनेस। उसमें एक फ़िक्स चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर चार्ज होता है। ठीक है ना। अब उसी के ऊपर ही क्या, ये अलग क्वेश्चन बेस्ड है। लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी वाले हैं ना, टैक्सी वाले वो क्या करते हैं, आपसे फिक्स चार्ज तो लेते ही लेते हैं, प्लस जितना किलोमीटर आप गए उस गाड़ी के अंदर, उसके भी क्या लेंगे, वो पैसे लेंगे। ऐसे ही चलता है हमारा ओला उबर का बिजनेस। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बोलता है मान लो कि एक लड़की गई 10 किलोमीटर, उसने कितने रुपये देने पड़े, 105 रुपये देने पड़े। ठीक है, और 15 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है, उसे कितने रुपये देने पड़े, 155 रुपीज़ देने पड़े। ठीक है ना, मतलब 10 किलोमीटर के कितने रुपये दिए, 105, और 15 किलोमीटर के कितने रुपये दिए उसने, 155 दिए। वट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। तो देखो मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज लेती है टैक्सी, वो 100 रुपये मान लेते हैं, एंड चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर कितने रुपये लेती है, वो ₹Y लेती है। अब देखो दो केस थे हमारे पास। पहले केस में वो 10 किलोमीटर जा रहा था और 105 रुपये दे करके आ रहा था। दूसरे किलोमीटर में वो 15 किलोमीटर जा रहा था और कितने रुपये दे करके आ रहा था, 155 रुपये।
ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, जो निकालना है उसी को लेंगे। तो फिक्स चार्ज को मैंने एक्स माना, चार्ज पर किलोमीटर कितना माना मैंने, वाई। अब एक चीज़ बताओ पहले मैं 10 किलोमीटर वाले की बात करता हूँ। तो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा। अगर 1 किलोमीटर के वाई रुपये हैं तो 10 कितने किलोमीटर गया था, ये 10 किलोमीटर गया, तो 10 वाई रुपये तो देगा ही। और दोनों मिला के कितने रुपये दे रहा है ये, 105, है ना। देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं कि उसने 10 किलोमीटर के पूरे रुपये कितने दिए, 105 दिए ना। तो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा ना। और कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के वाई रुपये हैं तो 10 किलोमीटर के 10 वाई हो गए, और दोनों मिला के कितने रुपये दिए उसने, 105। वैसे ही दूसरे वाले की बात करते हैं। देखो ये फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, है ना। 100 रुपये दे दिया फिक्स चार्ज। 1 किलोमीटर कितने रुपये देता है, वाई रुपये। कितने किलोमीटर गया था ये, 15 किलोमीटर गया, तो 15 वाई देगा। और दोनों रुपये मिला के कितना है इसके, 155। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। अब देखो मैं इससे निकालता हूँ वैल्यू, इसमें डालता हूँ। तो एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना है, 105। एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई। ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू किस में डालूंगा, इस पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड है क्या, एक्स प्लस 15 वाई बराबर क्या है, 155। एक्स की वैल्यू है 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। 105 प्लस 5 वाई बराबर 155। 5 वाई कितना हो जाएगा हमारा, इसको वहाँ ले जा लो। 155 में से 105 कम कर दो, 5 वाई बराबर होगा 50, वाई कितना आ जाएगा 10। मतलब ये चार्ज पर किलोमीटर कितना है इसका, 10 रुपये है। ठीक है। अब मैं एक्स के लिए निकालता हूँ, एक्स को यहीं निकाल लेते हैं साइड पर। तो एक्स बराबर कितना है, 105 माइनस 10 वाई है ना। तो 105 माइनस 10 इंटू 10, एक्स बराबर 105 माइनस 100, एक्स बराबर 5। मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपये। ठीक है। यहाँ पर तो ये कम दिख रहा है लेकिन रियल में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। असली में तो वो 100-200 रुपये लेते हैं कम से कम। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने छोटा करा हुआ क्वेश्चन आपके लिए, तो ऐसे ही देगा। मतलब आपको फिक्स चार्ज 5 रुपये देना है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना देना है, 10 रुपये। देखो अगर मैं इस पर लगाऊँ ना, क्या मेरा आंसर 105 बनेगा, नहीं बनेगा, दिमाग लगाओ। फिक्स चार्ज के कितने रुपये दिए, 5 रुपये दिए। अगर 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं तो 10 किलोमीटर कितना देगा, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 रुपये। तो 100 प्लस 5, 105 रुपये हो गए, है ना। अगर मैं 15 किलोमीटर की बात करता हूँ तो फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपये दिया। ठीक है। और अगर 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 15 किलोमीटर का 110, 15 इंटू 10 हो जाएगा हमारा, 150 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये फिक्स चार्ज हो गया, 155 रुपये दिए। मतलब सही बन गया ना हमारा आंसर। समझ में आ गया आपको। ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 किलोमीटर की बात करूँ ना मैं अगर, तो फिक्स चार्ज देगा ना इसमें, 5 रुपये फिक्स चार्ज दिया। और 1 किलोमीटर के वाई रुपये थे तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये दिए। तो 10 किलोमीटर के कितने दिए होंगे, 10 इंटू 10, 100 रुपये दिए होंगे। 100 रुपये इसने चार्ज पर किलोमीटर दिया, मतलब पूरा चार्ज दिया इसने किलोमीटर्स के हिसाब से। और 5 रुपये क्या था इसका फिक्स चार्ज था। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 15 किलोमीटर गया ये, तो फिक्स चार्ज तो 5 रुपये दिया होगा। अगर 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 15 किलोमीटर के 150 रुपये हो गए, प्लस 5, 155। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा आगे कुछ और भी लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ है, पहले तो उसने बोलता है कि हमें फिक्स चार्ज निकालना, चार्ज पर किलोमीटर, वो मैं निकाल चुका हूँ। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। मैं यहीं पर कर देता हूँ, जगह नहीं है, चलो पीछे वाले पेज में करता हूँ। देखो अगर मैं 25 किलोमीटर की बात करता हूँ, देखो फिक्स चार्ज तो इसने दिया ही दिया होगा। अगर 1 किलोमीटर के वाई तो 25 किलोमीटर के 25 वाई होंगे, है ना। यही निकालना है। एक्स बराबर 5 है, प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 कितना होगा, 255 रुपये देगा ये 25 किलोमीटर के। देखो हम इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। लिखा क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो याद रखना आप लोग, फ्रैक्शन की जब भी बात आएगी ना, आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ये 9/11 बनेगा अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 ऊपर ही प्लस करेंगे और 2 नीचे भी। और बोल रहा है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऊपर और नीचे दोनों प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मान लेते हैं लेट
न्यूमरेटर बराबर क्या मान लेते हैं एक्स एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा वाई। ठीक है, अब हर से याद रखना इन क्वेश्चंस में क्या होता है, दो केस दे रखे होते हैं। देखो पहला केस तो ये वाला है ना हमारा, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखो फ्रैक्शन है क्या, एक्स अपॉन वाई है, बोल रहा है ये बन जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर पे 2 प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर पे भी 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन तो ये है हमारा। बोल रहा है अगर तुम 3 न्यूमरेटर पे प्लस करोगे और डिनोमिनेटर पे भी, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 5/6। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन बनानी है, आ जाएगा आंसर। कैसे, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये +2 वहाँ जाएगा, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा x+2 और 9 से मल्टीप्लाई होगा y+2। 11x + 22 बराबर होगा 9y + 18। 9 × 9y, 9 2 18। अब x को ना प्लस में लेना हर समय आप, तो 11x ये प्लस का 9y वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -9y बराबर 18 प्लस का 22 वहाँ गया तो माइनस का 22। तो 11x - 9y बराबर क्या बन गया -4। पहली क्वेश्चन तो मेरी ये बन गई। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन मैं इससे बनाता हूँ। तो मुझे पता है भाई कि 6 से मल्टीप्लाई होगा x+3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा y+3। 6x + 18 बराबर 5y + 15। तो 6x प्लस का 5y वहाँ जाएगा तो बनेगा -5y बराबर 15 - 18। 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा -3। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकल जाएगा तो फ्रैक्शन में निकल जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो, इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, मैं ना छोटी इक्वेशन कौन सी लग रही है मेरे को, ये लग रही है, मैं इससे निकालता हूँ एक्स की वैल्यू, इस पर डाल देता हूँ। तो 6x - 5y बराबर क्या है -3 है। तो 6x बराबर क्या होगा -3 और +5 है, क्योंकि -5y वहाँ जाएगा +5y बन जाएगा। x बराबर -3 + 5y/6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये x की वैल्यू डालूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर, निकाली सीधी डालूंगा इस पर। तो 11x - 9y बराबर क्या है -4 है मेरा। ठीक है, अब देखो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -3 + 5y/6 -9y बराबर -4। अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये रहेगा -33 + का 5y/6 -9y बराबर क्या होगा -4। यहाँ पर आएगा आपका एलसीएम, तो -33 + 5y, सॉरी 11 5 होता है 55 होता है यहाँ पर। ठीक है, 55 आया था ये। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, तो 6 1 ज़ा 6 होता है, 1 6 ज़ा 6 होता है, तो जाएगा -54y बराबर क्या होगा -4। तो -33 अपॉन प्लस का 55y और माइनस का 54y होता है प्लस का y/6 बराबर कितना हो जाएगा -4। तो -33 + y बराबर कितना हो जाएगा 6 × -4 कितना होता है -24। तो y निकाला है ना हमें, अल्फ़ाबेट हर समय प्लस में होना चाहिए, तो -24 -33 वहाँ जाएगा तो बनेगा प्लस का 33, तो y कितना आ जाएगा 9। आ गया y 9। तो x क्या होगा मेरा, x क्या था, मेरी वैल्यू क्या थी x की -3 + 5y/6। तो -3 + 5 × 9/6 -3 + 45/6। x बराबर क्या होगा मेरा 42/6 कितना होता है 7। तो देखो जो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था ना, मेरा ऊपर x था नीचे y था, तो x कितना हो गया 7 और y कितना है 9। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो कितना था मेरा 7/9। ठीक है, अब देखो मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर ये है कि नहीं है। तो यहाँ देखो x कितना था मेरा, x था मेरा आया 7, y आया मेरा 9, 7/9 आया था फ्रैक्शन। उसने बोला अगर तुम 2 प्लस करोगे ना ऊपर नीचे तो आंसर कितना बनेगा 9/11। तो 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 2 कितना होता है 11, आ गया 9/11। सही है मतलब वाली इक्वेशन। फिर बोलता है कि अगर तुम 3 ऐड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे बन जाएगा 5/6। तो देखो इस पर भी 3 प्लस करा, इस पर भी 3 प्लस करा, 10/12 तो बन गया ना 5/6। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो बताइए वाला आंसर क्या है मेरा, सही है। देखो हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लिखा है
5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो बोलता है 5 साल बाद जैकब की उम्र क्या होगी, बेटे के 3 गुना होगी। अब याद रखना कि जो ये चल रहा है ना केस, ये इंडिया का केस है ना। इंडिया में होता है ना, फादर क्या होता है, बड़ा होता है ना बच्चों से, ठीक है। बाहर देशों में तो कुछ भी चल जाता है। लिखा हो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल हैंस मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, आज से, हर समय प्रेजेंट जैसे एज्यूम करते हैं, आज से 5 साल बाद जैकब की उम्र क्या होगी, बेटे की उम्र के 3 गुना होगी, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, जैसे अभी जो चल रहा है उसे 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम्स थी अपने बेटे की एज के। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। आपको हर समय याद रखना है कि जो एज का क्वेश्चन होगा ना, आपको हर समय प्रेजेंट एज से ही क्वेश्चन को एज्यूम करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो अभी की उम्र है मान लेते हैं 1 साल का है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, लॉन्डे की जो उम्र है ना उसकी, वो 22 साल की है। मतलब पापा जी 1 साल के हैं अभी, और जो जैकब का लड़का है वो कितने का है, 22 साल का है अभी। अब देखो उसने 2 केस दे रखे, पहले 5 ईयर हैंस बोला है ना उसने, तो पहले वाला केस करते हैं, 5 ईयर्स हैंस वाला केस करते हैं पहले, ठीक है। 5 साल बाद की बात कर रहा है, हैंस मतलब बाद में होता है, ठीक है ना। तो 5 साल बाद जैकब्स एज। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के होंगे, 15 साल के होंगे, +5 करा आपने। अभी कोई अगर 16 साल का है तो 5 साल बाद 21 साल का होगा, उसमें +5 करेंगे। वैसे ही अगर जैकब अभी 1 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, x+5, है ना। और जैकब का जो लौंडा है अगर अभी y साल का है, अभी प्रेजेंट में, तो 5 साल बाद कितने का होगा, y+5, है कि नहीं है। उसने बोला, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, ये दोनों की उम्र है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है, जैकब की एज तो ये है, और उसके बेटे की उम्र ये है। जैकब की उम्र क्या होगी, 3 टाइम्स होगी बेटे की उम्र के, मतलब जैकब 3 गुना है बेटे की उम्र के। तो सॉल्व कर लूँ मैं इसको, तो देखो x+5 बराबर क्या होगा, 3y+15। एक्स को ना प्लस में लिया करो हर समय, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 3y वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3y, और ये प्लस का 5 वहाँ जा करके माइनस का 5। तो x -3y बराबर क्या आ गया, 10। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ये पहला केस आ गया मेरा। अब दूसरा केस क्या बोला उसने, 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। जैसे मान लो कि अगर अभी आप 18 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 13 साल के होंगे, 5 माइनस कर देंगे। अगर कोई अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 15 साल का होगा, उसमें आप 5 माइनस कर देंगे। वैसे ही अगर जैकब भाई जी अभी x साल के थे तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो जैकब एज x-5, 5 साल कम कर दूंगा उम्र में इसकी, और जैकब का जो लौंडा है वो कितना हो जाएगा, y-5, है ना। अब उसने बोला 5 ईयर्स अगो जैकब वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो बोल रहा है कि जो जैकब की उम्र थी ना भाई, वो उसके बेटे की उम्र के क्या थी, 7 गुना, 7 टाइम्स था बेटे की उम्र के। जैकब की उम्र क्या है, 7 टाइम्स है बेटे की उम्र के। सॉल्व कर लो, x-5 बराबर क्या होगा, 7y-35। इसको यहाँ ले जा लो, इसको यहाँ पर, तो x-7y बराबर -35 प्लस का 5। तो x-7y बराबर क्या होगा, -30। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, निकल जाएगा मेरा x और y। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 इक्वेशन तरीके, फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी, सेकेंड आई थी। मैं फर्स्ट से निकालूंगा, वैल्यू डालूंगा किस पे, सेकेंड वाले पे। तो अगर x-3y बराबर 10 है तो x बराबर क्या होगा, 10 + 3y, है ना। अब मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि निकाली स्थिति डालेंगे इस पे। x-7y बराबर -30 है, x की वैल्यू क्या है, 10 + 3y, -7y बराबर क्या होगा, -30। हो जाएगा 10 - 4y बराबर कितना होगा, -30, है ना। अब मैंने आपको बोला अल्फ़ाबेट माइनस में नहीं चाहिए, इसे यहाँ ले जा लो, इसको यहाँ ले जा लो। तो 10 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, 4y, 40 बराबर 4y, y बराबर क्या होगा 10। तो y कौन था, जैकब का लौंडा,
लौंडा जी कितने साल के हैं? 10 साल के हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग, एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स बराबर क्या है? 10 + 3y, तो 10 + 3 × 10, एक्स बराबर क्या है? 40, ठीक है। इसका मतलब कि जो प्रेजेंट एज है ऑफ जैकब, जैकब अभी कितने साल का है? 40 साल का है। और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब का जो लड़का है ना, उसकी अभी उम्र कितने साल की है? 10 साल की है। अब तो चेक भी कर सकते हैं हम लोग, जैकब कितने साल का था? ये आया था मेरा 40, और लौंडा जी 10 साल के। अब पहले केस में क्या बोला? 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद, 5 साल बाद ये 45 साल का होगा, 45 का, और ये कितने का होगा? 15 का। तो 5 साल बाद जैकब है ना अपने बेटे के 3 गुना, ये तो क्वेश्चन था कि जैकब की उम्र क्या होगी? 3 गुना बेटे की उम्र के, बिल्कुल सही आ रहा है। 5 साल पहले, तो वो 5 साल पहले कितने साल का होगा? ये होगा 35 साल का, ये होगा 5 साल का। तो जैकब क्या है इसके? 7 टाइम्स है ना, तो ये भी आ रहा है सही। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल क्या है? सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं।